Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. How are you? I hope you are fine. Today we're going to start another important lecture which is related to the exercise and उसमें हमने वही तमाम क्वेश्चन है जो हमने अपने लेक्चर्स में पढ़े हैं, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पे आपको कोई मुश्किल होगी तो इंशाल्लाह मैं इसको साथ के साथ क्लियर करती जाऊंगी। तो हमारा 4 क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा दिए थे लेक्चर नंबर 45 के अंदर, और अब हम लेक्चर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 46। एंड फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास एक्सरसाइज का, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात बोली थी कि आप इन क्वेश्चंस को जो है, एक्सरसाइज को जो है वो अपनी कॉपी पे जरूर राइट कीजिएगा। चले, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर और हमें ज्यादा से ज्यादा आयंस बना के देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। अब उसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल हो सकती है दैट आर द सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉल्ट है। जब ये आयोनाइज्ड होगा तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन, एंड देन इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सी आयन एंड देन हाइड्रोजन एंड SO4-2 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। और ये कंप्लीटली आयोनाइज होंगे और आयन के अंदर जो है वाटर के अंदर जो है ये क्या हो जाएंगे, मतलब completely ionized होंगे। So I repeated again the definition: the electrolytes which ionize completely in aqueous solution and produce more ion is called the strong electrolyte. And we have example NaCl which are the salt, sodium hydroxide which are the base, H2SO4 which are the acid। ये तीनों के तीनों जो हैं वो strong electrolytes हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम डिफरेंस कर रहे हैं strong and weak का, तो हम weak electrolytes के बारे में पढ़ेंगे। weak electrolytes हमारे पास क्या होते हैं? the electrolytes which does not ionize, जो कि completely ionized नहीं होते या ionize ही नहीं होते, या मतलब बहुत स्मॉल एक्सटेंट पे जाके आयोनाइज होते हैं, तो वो क्या अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और जब मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ बेस लाइक अ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वी हैव अ एसिडिक एसिड, जो कि हमारे पास जो है इन द फॉर्म ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। अब ये आयोनाइज तो होते हैं लेकिन इनका जो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास बहुत स्मॉल सा एक टॉपिक है, विच इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन स्टील इज कैरी आउट। अब हमने ये बताना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है टिन की स्टील के ऊपर, वो कैसे कैरी आउट करते हैं। सबसे पहले उसकी डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन है हमारे पास। तो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जो है वो टिन होगी या स्टील के ऊपर होगी, वो क्या कहलाएगी? प्लेटिंग कहलाएगी। तो इसमें हमारे पास इन्वॉल्वमेंट है, इसका मेथड क्या होगा? इट इज इन्वॉल्व इन द डिपिंग ऑफ द क्लीन शीट ऑफ आयरन द स्टील। अब हम क्या करेंगे, स्टील के ऊपर कर रहे हैं या आयरन के ऊपर कर रहे हैं, किसकी कोटिंग कर रहे हैं? टिन की कोटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिप कर देंगे आयरन की क्लीन शीट को या फिर स्टील की शीट को इन द बाथ ऑफ द मोल्टन टिन। अब जब हम इसकी बात करते हैं, मोल्टन टिन की बात करते हैं, तो हमारे पास जो है वो थिक टाइप ऑफ जो है वो मोल्टन का जो है वो क्या होगा? सोल्यूशन तो खैर नहीं कह सकते, उसका थिकनेस उसकी जो है वो ज्यादा होगी। मैंने लास्ट टाइम जब हम सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया, एक बात बताई थी कि अगर आपके पास 1 गिलास पानी है तो उसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक डाला है तो दैट इज द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। लेकिन अगर हमारे पास सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है तो वो ज्यादा कंसंट्रेट होगा और उसकी अपीयरेंस कैसी होगी? जैसे कि कस्टर्ड या फिर आपके पास खीर की थिकनेस होती है, बिल्कुल वैसी होगी। तो हम क्लीन शीट ऑफ आयरन या स्टील को जो है वो मोल्टन टिन के अंदर डिप करेंगे एंड देन पास थ्रू द हॉट पेयर ऑफ द रोलर। उसके बाद उसको जो है वो हॉट पेयर जो है वो हमारे पास जो है रोलर होगा, उसके ऊपर से गुजारेंगे। तो इसके ऊपर क्या, फिर स्टील के ऊपर किसकी कोटिंग हो जाएगी? टिन की कोटिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट एक्सरसाइज का है, व्हाई द स्टील इज प्लेटेड विद निकल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। ये आपका भी प्रीवियस लेक्चर ही आपने सुना होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम का। इसके अंदर ये वो पूछ रहे हैं कि भी हम क्यों ऐसा करते हैं कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले हम निकल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं या निकल की जो है वो कोटेड करते हैं, उसको पहले प्लेट करते हैं, देन हम क्रोमियम की तरफ जाते हैं। तो इसकी रीजन मैंने आपको ये बताई थी कि वो प्रॉपर वे में एडहर्ड जो है वो स्टिक नहीं होता उसके साथ, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रोमियम के अंदर जो है वो नमी चली जाती है और जब क्रोमियम के अंदर नमी चली जाती है तो उसकी लेयर को जो है वो खराब कर देता है। तो ये इसका पॉइंट आउट देखिए, और ये वही वाला पैराग्राफ होगा
जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम का जो सबसे सेकंड लास्ट पैराग्राफ होगा वो आप इसके लिए हाईलाइट करेंगे। अब इसका आंसर देखें, बिकॉज इट डज नॉट एडहेयर। एडहेयर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉपर वे में स्टिक नहीं करता वेल ऑन द स्टील सरफेस। अगर हम डायरेक्टली क्रोमियम को अप्लाई करते हैं स्टील सरफेस के साथ तो उसके साथ प्रॉपर वे में जो है वो स्टिक नहीं करेगा, और जब स्टिक नहीं करेगा इट अलाउ द मॉइस्चर टू पास थ्रू इट, वो मॉइस्चर को अलाउ कर देगा कि उसके अंदर चला जाए और उसकी मेटल को क्या कर देगा, स्ट्रिप ऑफ कर देगा, खराब कर देगा। द निकल प्रोवाइडेड द एडहेयर एंड देन क्रोमियम डिपॉजिट। इसीलिए हम निकल की सबसे पहले हम निकल को जो है वो स्टिक करते हैं स्टील के ऊपर पहले, एंड देन क्रोमियम डिपॉजिट ओवर द एडहेसिव लेयर टू कॉपर फॉर द लॉन्ग लास्टिंग, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा अरसे, इसीलिए निकल को पहले करते हैं ताकि जो है क्रोमियम जो है वो लॉन्ग लास्टिंग वे में जो है वो सरवाइव कर सके। एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट, इस लेक्चर का जो है वो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट एट द हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम है एंड एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13 विद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और अब एल्यूमिनियम बिकॉज मेटल है दे एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell and get the electropositive charge and they want to be stable with 3 electrons losing the 3 electron, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स को जब बाहर निकालेगा तो उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। अब इसका एटॉमिक नंबर है 13, तो इट्स मीन दैट अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले तो ये 10 के साथ स्टेबल हो गया और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियरेस्ट होगी है नियॉन गैस के। तो अब हमने ये बताना है कि ये ऑक्सीडेशन क्यों है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज क्यों करता है, इन टर्म ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन क्यों करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। जब हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तीनों कंडीशंस कहला रही हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई हो रही है कि हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडेशन है। व्हेन एन एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एटम एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चला गया है, +3 में चला गया है, ठीक है। So in this reaction aluminium has lost 3 electron, aluminium ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है ड्यू टू विच ऑक्सीडेशन नंबर हैज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 3। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर गया है 0 से 3 की तरफ, इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और ये इंक्रीज भी कर रहा है, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन +3 स्टेट तक जा रहा है, मतलब 0 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हुई है। इट्स मीन दैट दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है, +3 चार्ज आया है। तो आपने ये क्वेश्चन अपनी बुक पे या अपनी नोटबुक पे हाईलाइट कर लेने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।